सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. मलिक, दीक्षा क्लासेस कंपटीशन डिवीजन, आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि अगर हमें कंसेप्ट क्लियर होता है तो हमें किसी भी प्रश्न को हल करने में दिक्कत नहीं आती है। मैं पिछले 40 वर्ष से मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूं, विश्वविद्यालय में पढ़ाया। बहुत से छात्र आपकी तरह से जो कंपटीशन देते हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो आरएस हो, चाहे वो आईएएस हो, जिसमें मनोविज्ञान आता है, तो कई विद्यार्थी मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर, हम पढ़ते समय तो हमें याद हो जाता है, लेकिन जब हम एग्जाम में प्रश्नों का हल करते हैं तो हमारे दिमाग से निकल जाता है कि उत्तर क्या होगा, हम भूल जाते हैं। तो मैंने उनसे एक ही बात मैं कहता हूं, वही मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाह रहा हूं। हम कब भूलते हैं? जब हम किसी चीज को रटते हैं। रटन प्रकृति से पड़ा हुआ चीज हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर हमने किसी कंसेप्ट को समझ लिया, उसकी सोल को, उसकी आत्मा को समझ लिया, फिर हमें भूलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होता है तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर विजन होता है कि इसका आंसर क्या हुआ, ये चीज क्या है। यही दीक्षा क्लासेस की तरफ से हमारा प्रयास है कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो। फिर अगर एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर उसको विस्तार से आगे पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आती है। मैंने पिछली वीडियो में व्यक्तित्व क्या है इस पर बात की थी। एक वीडियो में मैंने केवल आईक्यू के बारे में बात की थी। एक वीडियो में मैंने केवल व्यवहार के बारे में बात की। आज मैं जिस कंसेप्ट के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, वो है लर्निंग, अधिगम। ये चैप्टर, अध्याय अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और अनेकों सवाल परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिए हुए हैं। और वैसे भी हम शिक्षक बने या हम अधिकारी बने, आरएस बने या आईएएस बने या टीचर बने, कोई भी ले लें, या सामान्य जीवन में भी ये अधिगम आपके जीवन के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और अधिगम के टॉपिक में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें अनेक चीजें आएंगी। अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अधिगम की विधियां क्या हैं, जिसकी अपन बात करेंगे? पूर्ण व आंशिक विधि, मास और स्पेस मेथड, क्रमिक अधिगम, फिर वॉन रॉस्ट्रॉप इफेक्ट। कौन से कारक हैं जो आपको प्रभावित करते हैं? टेस्ट कैसे लोगे अधिगम का? प्रत्यावान विधि, प्रतिभिज्ञा विधि, बचत विधि, पुनः निर्माण विधि। फिर अधिगम के सिद्धांत क्या हैं? थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जिसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग। पावलोव का सिद्धांत, जिसको आप कहते हो प्राचीन अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग। स्किनर का सिद्धांत, जिसको कहते हैं नैमेटिक अनुबंधन, इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट कंडीशन, लाइक दैट। इस प्रकार कई टॉपिक आपको अधिगम के अंदर पढ़ने पड़ते हैं और इसमें सवाल आते हैं। अधिगम की में सामग्री क्या लेंगे, जिसकी चर्चा करेंगे। और सामग्री क्या लेंगे, स्थानांतरण क्या है, मेमोरी क्या है, स्मृति क्या है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, ये सारे सवाल आपको अधिगम से संबंधित आते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ो, आपको यह क्लियर होना चाहिए कि अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका नेचर क्या है। और मैं आपको बहुत सी जगह पर वाइवा लेने जाते हैं, बात होती है, पूछते हैं, तो अगर हम किसी से पूछें कि अधिगम किसे कहते हैं, तो उत्तर मिलता है व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। यह परिभाषा सही नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने जो भी आपको बताऊंगा प्रमाण उदाहरण के साथ दूंगा। मैं आपको आज वीडियो में क्लास ले रहा हूं या कहीं भी मैं पढ़ा रहा हूं। अब आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं। कल किसी कारण से मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं बीमार पड़ गया, मेरी मानसिक स्थिति, कोई तनाव आ गया मेरे अंदर किसी घटना के कारण। अगर मेरे अंदर तनाव आ गया, मेरा मूड पढ़ाने का नहीं है, तो मेरा पढ़ाने का तरीका बदल जाएगा। अब अगर मेरा पढ़ाने का तरीका बदल गया, तो व्यवहार में परिवर्तन तो आ गया, लेकिन क्या यह अधिगम के कारण आया है? व्यवहार में परिवर्तन अधिगम लोग कहते हैं। अब ये जो परिवर्तन आया, क्या यह परिवर्तन अधिगम के कारण आया? ना, यह परिवर्तन जो हुआ, यह अधिगम नहीं कहलाएगा।
फिर प्रश्न उठता है कि अधिगम क्या है, अधिगम किसे कहेंगे। तो आज मैं आपको एक परिभाषा के द्वारा अधिगम की डेफिनेशन को क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि अधिगम किसे कहते हैं। आप पुस्तकें उठाओ तो आपको अनेक विद्वानों की परिभाषाएं मिल जाएंगी। इस वीडियो का उद्देश्य आपको विद्वानों की परिभाषा लिखवाना या देना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य जो है केवल यह है कि आपको अधिगम का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि वास्तव में अधिगम किसे कहते हैं। तो मैं एक परिभाषा के द्वारा अधिगम क्या है इसे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब अधिगम क्या है, देखिए इसको मैंने डिफाइन किया, लर्निंग इज रिलेटिवली मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। अब इस डेफिनेशन के मनोविज्ञान अगर समझना है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कंसेप्ट को क्लियर करना, और कंसेप्ट के क्लियर करने का तरीका एक ही होता है कि जो डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं उसके एक एक शब्द को पानी की तरह से साफ कर दो ताकि आपको अर्थ दिमाग में आ जाए, तब आप कभी भी उसको नहीं भूलोगे। अब इस परिभाषा में तीन शब्द आए, रिलेटिवली परमानेंट चेंज बिहेवियर में, पास्ट एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के द्वारा। अब अगर मैं इस परिभाषा को हिंदी में कहूं तो हिंदी में हम क्या कहेंगे, अधिगम पूर्व अनुभव या अभ्यास के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। मैं आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनना, अधिगम पूर्व अनुभव या अभ्यास के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बहुत सी जगह पर यह कहा जाता है, मैंने कई बार ऑप्शन देखे हैं जो कि गलत हो जाते हैं, कहा जाता है कि अधिगम व्यवहार में पूर्ण परिवर्तन है, 100% परिवर्तन है। क्या अधिगम 100% परिवर्तन है? दो टर्म है अंग्रेजी के, एक है एब्सोल्यूट कंप्लीट पूरा, और एक है रिलेटिवली अपेक्षाकृत। देखिए जब मैं कहता हूं एब्सोल्यूट चेंज, जो कई बार बताया जाता है किताबों में, कई किताबों में लिखा भी जाता है, वो कहते हैं कि अधिगम व्यवहार में 100% स्थायी परिवर्तन है। मेरे पर विश्वास मत करिए, अपने दिमाग से सोचिए, अगर अधिगम व्यवहार में 100% स्थायी परिवर्तन होता तो क्या मानव को कभी विस्मरण होता, कभी फॉरगेटिंग होती? लेकिन हमें विस्मरण होता है। हम चीज को सीख जाते हैं लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं, गलती कर जाते हैं। अगर वो परिवर्तन 100% होता तो मैं कभी भी गलती नहीं करता। इसलिए मैंने इस परिभाषा में क्या लिखा है, अपेक्षाकृत। अपेक्षाकृत का मतलब है मोर और लेस, जो कुछ हद तक, कुछ सीमा तक रह जाए वो मेरा अधिगम है। कई बार देखिए बच्चों, हम लोग बचपन में ABCD सीखे थे, क ख ग सीखते हैं। आप कभी कभी, जब मैं रिलेटिवली परमानेंट चेंज की बात करता हूं तो आप ध्यान से देखिएगा, कभी कभी हम लोग कहते हैं कि हिंदी की वर्णमाला सुनाओ, तो कुछ लोग बोलते हैं बचपन में पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, रटा हुआ है, लिखा हुआ है। अब लोग बोलते हैं क ख ग घ च छ, आगे क्या है? अब बचपन का पढ़ा क ख ग घ तो याद है, लेकिन उसके बाद का भूल गए। अगर यह परिवर्तन 100% होता तो आप कभी नहीं भूलते। इसलिए ध्यान रखना, अधिगम के कारण जो अधिगम में जो परिवर्तन आएगा, अधिगम के कारण जो परिवर्तन आएगा वो 100% नहीं होगा, वो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होगा। मोर और लेस, कुछ हद तक आप में परिवर्तन होगा। अब ये परिवर्तन आएगा किसकी वजह से? मैंने आपसे कहा कि पहले मैंने कहा बीमारी की वजह से, तनाव की वजह से ना, ये वो परिवर्तन है जो या तो आपको पूर्व अनुभव के कारण आए या आपको अभ्यास के कारण आए। वो उस अधिगम को क्या कहेंगे, उस लर्निंग को क्या कहेंगे कि आपके अंदर आई है। मैं दोनों का उदाहरण देकर आपको इस कंसेप्ट को आज क्लियर करूंगा। पूर्व अनुभव, कभी आप देखना घर में
एक छोटा बच्चा 1.5 साल का 2 साल का रेंगते रेंगते क्रॉल करते हुए घुटने के बल बच्चा चलता है, किचन में आ जाता है और आपने चाय का दूध का गर्म भगोना उतार कर नीचे रखा है। वो बच्चा नहीं जानता कि ये ठंडा है कि गर्म है। वो खेलते खेलते अपना हाथ उस भगोने में डाल देता है, उसका हाथ जलता है, बच्चा रोता है। अगले दिन जब वो बच्चा किचन में आता है तो भगोने से दूर रहता है। वो सीख गया कि इसमें हाथ डालने का मतलब हाथ का जलना। ये जो उसने सीखा, ये किसके कारण से सीखा? पास्ट एक्सपीरियंस के कारण सीखा। मेरे घर में, मैं एक उदाहरण और देकर स्पष्ट करूंगा। मेरे घर में आज रात को लाइट चली गई। सुबह मैंने बिजली वाले को बुलाया कि लाइट क्यों गई। उसने कहा कि चेक किया। उसने कहा नहीं, पावर में तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तार वायर्स हैं मीटर के पास जो जल गई हैं। तो मैं उसको साथ जोड़ देता हूं। मैं कहा जोड़ दो भाई। क्या हम तार को जोड़ते हैं उस पर हम काले रंग की एक टेप लगाते हैं, सबको मालूम है, ताकि वो नेकेड ना रहे, हाथ लगाने पर अपने को करंट ना लगे। वह तारों को लगाकर अपना टेप वेप लगाकर चला गया। मेरा बेटा उठता है, कहता पापा लाइट चली गई थी, क्या हुआ? मैं कहा बेटा वो तारें जल गई थी, वो अब बिजली वाला आया, वो ठीक करके चला गया। वो मुझसे पूछता है कि कौन सी तारें जली। मैं उसको इशारा करके कहता हूं देख बेटा, वो 1 2 3 4 तारें जली थी, वो उसने ठीक की। वो कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप हाथ लगा के बताओ। बच्चा छोटा है, हाथ लगा के बताओ। मैं आगे बढ़ा, उन तारों को छुआ। वह बिजली वाला गलती से एक तार पर टेप लगाना भूल गया और मैंने उस तार को छू लिया। मुझे करंट लगा, मैं उठ के दूर जाकर गिरा। बेटे ने सॉरी बोला। मैं कहा तुम तो बेटा सॉरी बोल दिए, लेकिन मैं तो करंट खा गया। अब 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद फिर लाइट चली गई। फिर वो बिजली वाला आया, फिर वो तारों को जोड़ गया। फिर मेरा बेटा कहता है कि पापा कौन सी तार, हाथ लगा के बताओ। मैं अब क्या कहूंगा कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, आपको समझ में आए तो आए, नहीं तो मैं तो नहीं छूऊंगा। अब मैं उन तारों को नहीं छू रहा हूं क्योंकि मैं सीख गया कि वहां करंट लग सकता है। ये जो मेरे अंदर परिवर्तन आया, ये परिवर्तन किसके कारण से आया? पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, कि पूर्व अनुभव में मेरे साथ हुआ। अब यहां पर फिर मुझे शॉक पड़ेगा, करंट पड़ेगा, मैं उनको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो ये जो परिवर्तन व्यवहार में आया, ये आपके किसके कारण से आया? पूर्व अनुभव के कारण। इसी प्रकार एक एक वर्ड को समझिए। प्रैक्टिस, अभ्यास। आप में से बहुत से बच्चों ने टाइपराइटिंग सीखी होगी। टाइपराइटिंग नहीं सीखी होगी तो जब पहला मोबाइल लिया होगा तो जब व्हाट्सएप करते हो वहां आपने लेटर्स देखे होंगे। कभी किसी पहले टाइपराइटर सीखने वाले बच्चे को देखना, जब वो सीखता है टाइपराइटर पर बैठता है, ए देखता है, ए कहां है, ए को टाइप करेगा, बी देख देख के टाइप करता है क्योंकि उसको कुछ नहीं मालूम। फिर वो अभ्यास करता रहता है। कुछ दिनों के बाद उसका हाथ सेट हो जाता है। अब वो इधर पढ़ता है और उधर उसके हाथ चलते रहते हैं। मान लीजिए मैं आ गया, मैं उस बच्चे का टीचर हूं। उसने कहा सर गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। मैंने कहा बेटा तुम पहले टाइप कर लो, बाद में बातें करेंगे। वो कहता नहीं सर आप बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे हाथ सेट हैं। अब उसके हाथ जो सेट हो गए वो किसके कारण से हुए? क्योंकि रोज टाइप करके उसने क्या कर दिया? प्रैक्टिस कर लिया। तो उसके व्यवहार में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। तो अधिगम वो परिवर्तन होगा जो या तो पूर्व अनुभव के कारण होगा या आपके अंदर अभ्यास के कारण होगा। आप कोई भी उदाहरण ले लो, आप गेम में गोल करना सीखते हो, पेनल्टी स्ट्रोक लगाना सीख रहे हो। हॉकी में शुरू में प्लेयर इधर उधर बॉल को मारता है, लेकिन जैसे से प्रैक्टिस करता है उसका निशाना लगने लगता है, उसके बिहेवियर में चेंज आ गया। आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार चलाना सीखते हो तो शुरू में क्लच की जगह ब्रेक, ब्रेक की जगह क्लच लगाते हैं, लेकिन जैसे अनुभव हुआ अपन उसको सीख गए। तो अधिगम जो है वो आपके व्यवहार में निश्चित रूप से परिवर्तन है। पहला मैंने क्या कहा था शुरू में? केवल व्यवहार में परिवर्तन ना, व्यवहार में परिवर्तन है, लेकिन वो परिवर्तन किस कारण से होगा? या तो पास्ट एक्सपीरियंस, पूर्व अनुभव या प्रैक्टिस के कारण होगा। और वो जो परिवर्तन होगा वो अपेक्षाकृत स्थायी होगा, मोर और लेस आपके अंदर रहेगा, परमानेंट स्थायी नहीं होगा। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये लर्निंग क्या प्रोडक्ट है या प्रोसेस है?
लर्निंग जो है ये प्रोडक्ट उत्पाद नहीं है, ये प्रोसेस है, क्रिया है। ये लर्निंग का प्रोसेस है। उस लर्निंग के प्रोसेस से जो चीज निकल कर आती है, जो हम सीख जाते हैं, वो प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन लर्निंग अपने आप में प्रोसेस है। इसलिए क्या कहते हैं, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। तो लर्निंग प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। तो आज के वीडियो में मैंने केवल और केवल आपको यह क्लियर करने का प्रयास किया, क्योंकि जब तक अधिगम के बारे में भ्रांति होती है तब तक हमारे सवाल भी गलत होते हैं और हमारा कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होता। तो कभी कभी एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन क्या डाल देते हैं, अधिगम क्या है। अधिगम क्या है? पहला उत्तर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, दूसरा उत्तर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, तीसरा उत्तर पूर्व अनुभव या अभ्यास के कारण अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या पूर्व अनुभव के कारण स्थायी परिवर्तन। तो हमारा आंसर क्या होगा, पूर्व अनुभव और अभ्यास के कारण अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको अधिगम के और कारकों को चर्चा करूंगा, लेकिन आज इस वीडियो में केवल आपको अधिगम के कंसेप्ट को समझाने का मैंने प्रयास किया और आशा करता हूं कि आप सबको यह स्पष्ट हुआ होगा, क्लियर होगा। इसके बाद अगली वीडियो में दूसरे टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।